नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बकाया नहीं चुकाने वाली पार्टियों के चुनाव लड़ने पर भी लगे रोक। चुनाव आयोग की चिट्ठी, नकद राजनीतिक चंदे की सीमा 20 करोड़ रुपए तय करने का कानून मंत्रालय को प्रस्ताव। नोटबंदी के असर का ऑडिट करेगा सीएजी। नोटों की छपाई के खर्च और बैंकों के लेन देन से जुड़े आंकड़ों की होगी जांच। राजस्व से जुड़े दस्तावेज भी खंगालने की तैयारी। एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन। 272 सीटों के लिए 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे पर्चे। 23 अप्रैल को मतदान। पाकिस्तान ने पकड़े 100 भारतीय मछुआरे। 19 नौकाओं के साथ गुजरात तट के पास अरब सागर से किया गिरफ्तार। श्रीलंका की गिरफ्त में भी 12 मछुआरे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नागरिक पर हमला। रेस्टोरेंट में युवाओं ने की नस्लीय टिप्पणी। पीड़ित ने की विदेश मंत्रालय से दखल की अपील। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के लिए सभी जरूरी बकाया बिलों का भुगतान करने के बाद ही चुनाव मैदान में उतरने के नियम बना चुका है। अब सभी राजनीतिक दलों पर भी यही शर्तें लागू करना चाहता है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर उनसे इस मुद्दे पर राय मांगी है। चुनाव आयोग चाहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश को उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दलों पर भी लागू किया जाए। उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने से पहले राजनीतिक दलों को भी कोई शुल्क बकाया नहीं का एनओसी सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगस्त 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से कहा था कि वो चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को तभी चुनाव लड़ने दे जब वो बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्शन के बिलों का भुगतान कर चुके हों। इस आदेश को राजनीतिक दलों पर भी लागू करने के लिए कहा गया है। और राजनीतिक चंदे पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक अहम प्रस्ताव भेजा है। सुझाव के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदा जुटाने की सीमा 20 करोड़ रुपए या कुल चंदे की रकम का 20% जो भी कम हो तय किया जाए। बाकी की रकम सिर्फ चेक के जरिए या ऑनलाइन भुगतान से हासिल किए जाए ताकि उनका हिसाब किताब रखा जा सके। चुनाव आयोग ने इसके लिए कानून मंत्रालय से आयकर अधिनियम की धारा 13A और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B में बदलाव करने का सुझाव दिया है। इसके पहले सरकार चुनाव आयोग की उस सिफारिश को मंजूर कर चुकी है जिसमें पार्टियों को कोई नकद चंदा महज 2000 रुपए तक ही दिया जा सकता है। सीएजी ने नोटबंदी के असर और कर राजस्व के ऑडिट की योजना बनाई है। सीएजी शशिकांत शर्मा ने कहा कि नोटबंदी से कर राजस्व पर असर का भी आकलन किया जाएगा। इसमें नोट की छपाई का खर्चा, रिजर्व बैंक के लाभांश अदायगी और बैंकों के लेन देन से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। नियंत्रक और लेखा परीक्षक के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था के तहत कर राजस्व का लेखा परीक्षण की तैयारी कर ली गई है। ऑडिट के तरीके और प्रक्रिया का पुनर्गठन शुरू किया गया है। शशिकांत शर्मा ने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में जीएसटी का ऑडिट भी आएगा। सीएजी ने अभी शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रक्षा, पेंशन और गंगा पुनरुद्धार का ऑडिट करा रहा है। इससे पहले विशेष ऑडिट के तहत कृषि फसल योजना, बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ अनुमान का ऑडिट पूरा कर लिया गया है। सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित सहायक विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा कानून को आज लोकसभा में रखा जा सकता है। इस पर 28 मार्च को चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न उपकरों को खत्म करने के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क कानून में संशोधनों और नई जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्यात और आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। इससे सरकार को राज्यसभा में किसी तरह के संशोधन को लोकसभा में लाने के लिए पूरा समय मिल जाएगा। सरकार का इरादा जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से न्यू इंडिया के निर्माण के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से डिजिटल लेन देन करने का संकल्प लेने की बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 30वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा और डिजिटल लेन देन का संकल्प करने की अपील की। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हमने आगे बढ़ाना है। 125 करोड़ देशवासी इस एक वर्ष में 2,500 करोड़ डिजिटल लेन देन का काम करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से जरूरतमंदों की मदद और खाने की बर्बादी रोकने की अपील की। उन्होंने एक दिन पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह भी दी। अगर हर नागरिक संकल्प करे कि सप्ताह में एक दिन मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करूंगा अपने जीवन में, चीजें छोटी छोटी होती हैं। आप देखिए, इस देश को जो न्यू इंडिया का सपना 125 करोड़ देशवासी देख रहे हैं, वो अपनी आंखों के सामने साकार होता देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का संकल्प करे तो न्यू इंडिया का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही भारत के विकास का पैमाना होना चाहिए। रविवार को संसद भवन परिसर में आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में शामिल पूर्व राज्यसभा सांसद नानाजी देशमुख शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोहन भागवत ने 7वें देशमुख स्मृति व्याख्यान में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा समेत बीजेपी और संघ से जुड़े कई नेता मौजूद थे। नानाजी देशमुख जन्म शताब्दी समारोह को संस्कृति मंत्रालय और दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था। कि सबका साथ सबका विकास यही होगा, लेकिन ये होगा तो ये हुआ है ये मानेंगे कैसा? तो उसकी कसौटी है कि जिन सबका विकास आप करना चाहते हो उन सब में जो अंतिम आदमी है उसका होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधान एक बार फिर इन पर बात नहीं बन पाई। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को मंजूर करने के लिए सरकार ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। पीटीआई ने कहा कि ये क्लॉज इसलिए खारिज हुआ क्योंकि सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर खारिज किया जाता है तो सरकार कुछ भी लिखित में नहीं देगी। खबर के मुताबिक सरकार की तरफ से संबंधित उम्मीदवार से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट शीर्ष न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से साझा करने की बजाय सिर्फ सीजीआई से साझा करने के लिए सहमति जताई गई, जबकि कॉलेजियम का तर्क है कि अगर सरकार ने लिखित में कारण बताया तो स्वतंत्र सूत्रों से आरोपों की जांच कराई जा सकती है। सरकार और शीर्ष न्यायालय पिछले साल से ही एमओपी को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है। एमओपी उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति निर्देशित करने का दस्तावेज है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार 19 विपक्षी विधायकों का निलंबन निरस्त कर सकती है। इन विधेयकों को बजट भाषण बाधित करने पर सदन से निलंबित कर दिया गया था। सरकार ने संकेत दिया है कि वो विधायकों का निलंबन 29 मार्च से निरस्त करने को तैयार है, जब 3 दिन के बाद सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। निलंबित 19 विधायकों में से 10 एनसीपी के और 9 कांग्रेस के हैं। सरकार ने विधायकों के प्रति रुख नरम कर लिया है, जिन्हें 31 दिसंबर तक के लिए निलंबित किया गया था। कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक उत्तराखंड में पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हल्द्वानी से विधायक इंदिरा को नेता चुना गया। राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
नगर निगम की 272 सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आज से चुनाव आयोग में उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक नामांकन करा सकते हैं, जिसे वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। एमसीडी चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। इसके लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। इस बार उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5,75,000 कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली में 1,32,10,206 वोटर हैं, जिनमें से 73,15,915 पुरुष हैं, 58,93,418 महिला वोटर हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी एमसीडी में पिछले 10 साल से सत्ता में है। इस बार होने वाले एमसीडी चुनाव में लोगों की खास नजरें हैं, क्योंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को दिल्ली की 70 में से 67 पर जीत मिली थी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बीजेपी को रोकने के लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव समेत सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एक साथ आने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षण के फायदों को खत्म करना चाहती है। लालू यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के वोट के बंटवारा होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। वहीं पंजाब, बिहार में वोट का बंटवारा नहीं होने के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बोधगया में 2, 3 और 4 मई को 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन का फैसला किया है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विकास में तेजी लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दिया है। गोरखपुर में बैठक के दौरान उन्होंने राशन की कालाबाजारी रोकने को लेकर सख्त निर्देश जारी किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता का दुख दर्द समझें, गरीबों को मिलने वाले राशन की बंदरबाट रोकें। साथ ही अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि गरीबों का राशन गरीबों को ही मिले। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि जिलाधिकारी सरकारी योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को मिलना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश की बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने, खराब चीनी मिलों की मरम्मत और नई चीनी मिलों की स्थापना की संभावनाओं का 15 दिन के भीतर आकलन कराकर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार के बूचड़खाने और मीट दुकानों पर कार्रवाई के खिलाफ मीट व्यापारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस मनमाने तरीके से दुकानें बंद करा रही है। इसके चलते उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में मीट व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस वैध दुकानों को भी बंद करा रही है, साथ ही प्रशासन लाइसेंस न देने में आनाकानी कर रहा है। सप्लाई तो मिल नहीं रही है, तो हम लोग दुकान ऑलरेडी बंद ही है। जो थोड़ा बड़ा जो रखा हुआ था फ्रीजर, वो हम लोग ला के बेच रहे थे, अब वो भी बंद कर दे रहे हैं, ताकि जब तक अनिश्चितकालीन नहीं बंद हो गई, अब तो जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम लोग खोलेंगे घास। हम चाहते हैं कि भाई इसके बाद कुछ सोचा जाए, जल्दी कुछ निकाले भाई सेलेटर हाउस को जरा परमिशन दिया जाए। जो पक्की दुकानें हैं उनको तो चलने दिया जाए, उनको भी पीड़ित किया जा रहा है। जिनकी पक्की दुकानें हैं वो चाहते हैं नगर निगम में जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, उनका लाइसेंस नहीं बनता है। अब आइए तब आइए करते करते पूरा साल गुजार देते हैं वो लोग। इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। रेस्टोरेंट मालिक भी मीट की सप्लाई में कमी होने से परेशान हैं। इनको 1 महीने की नोटिस देके उनसे कहना चाहिए कि अपने लाइसेंस इशू करवाएं, और अगर नहीं है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। बट अल्टरनेटिव कोई चीज बंद कर देना, उसकी वजह से ये एजिटेशन करें और चीजें सप्लाई बंद हो जाए तो रेस्टोरेंट का बिजनेस तो बढ़ जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से 25 लाख लोगों पर किसी न किसी तरह इसका असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित।
अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात संदिग्ध आतंकवादियों ने पीडीपी के मंत्री के घर पर हमला कर दिया। हथियारों से लैस आतंकियों ने फारूक अंद्राबी के अनंतनाग जिले के दुरू में स्थित पैतृक निवास को निशाना बनाया। उन्होंने घर में घुसने की कोशिश के दौरान गोलीबारी भी की। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के वक्त अंद्राबी घर पर मौजूद नहीं थे। फारूक अंद्राबी जम्मू कश्मीर सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनके पास हज और वक्फ बोर्ड का जिम्मा है। मंत्री फारूक अहमद अंद्राबी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार भी हैं। घटना के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया है। इससे पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर हमला किया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक घटना बडगामपुरा की है, जब पुलवामा और अवंतीपुरा के एसपी पुलिस काफिले के साथ जा रहे थे। पीछे से कार में आए आतंकवादियों ने पुलिस वाहन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों को मार गिराया। आतंकवादियों के हथियार जब्त कर लिए गए हैं और उनकी पहचान की जा रही है। बडगाम में आतंकियों के एक पुलिस उपनिरीक्षक के आवास में तोड़फोड़ की और एक कार में आग लगा दी। आतंकी पुलिस अधिकारी के बेटे और भतीजे को बंधक बनाकर ले गए, हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया। बीएसएफ ने आज पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम कर दी। भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर में मार गिराया। घुसपैठिया पहाड़ीपुर पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी और उसे वहीं रोक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, साथ ही इलाके को खाली करा लिया गया है। इससे पहले पिछले महीने फरवरी में भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के कई इलाकों में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। इसे मध्यम तीव्रता का भूकंप माना जा रहा है। अभी तक भूकंप में जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस भूकंप का केंद्र भारत म्यांमार सीमा पर बताया जा रहा है। क्षेत्रीय भूकंप केंद्र अधिकारी के मुताबिक इसके झटके पूर्वोत्तर के कई राज्यों में महसूस किए गए। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के इलाकों में भूकंप आने की संभावना दुनिया भर में 6 नंबर पर है। पाकिस्तान ने रविवार को 100 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी 19 नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये मछुआरे गुजरात तट के करीब पाकिस्तानी जल सीमा में मछली पकड़ रहे थे। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कच्छ जिले के जखाऊ तट से कल इन्हें गिरफ्तार किया। इन मछुआरों को पाकिस्तान की स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मछुआरों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मार्च में अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तान ने करीब 225 मछुआरों को गिरफ्तार किया है, जबकि दर्जनें नौकाएं जब्त की हैं। वहीं श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी 2 नौकाएं भी जब्त की हैं। मछुआरों पर श्रीलंका की जल सीमा में जाकर मछली पकड़ने का आरोप है।
श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को स्थानीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा और पिछले 10 दिनों में 38 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। दोनों देशों के बीच मछुआरों का मुद्दा लंबे समय से विवाद में है। इसे सुलझाने के लिए पिछले साल संयुक्त कार्यदल बनाया गया था। इसकी अगली बैठक 6 अप्रैल को कोलंबो में होनी है। கோட்டைப்பட்டினத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற 12 மீனவர்களும் ஒரு விசைப்படகையும் இலங்கை கடற்படையினர் கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க. கடந்த 1983 இருந்து இலங்கை கடற்படையினுடைய தாக்குதல் இந்த தமிழக மீனவர்கள் மீது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு. இது குறித்து பல அமைப்புகள் மீனவர்கள் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்குதில்ல. ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर भारतीय पर हमले का मामला सामने आया है। केरल के रहने वाले ली मैक्स जॉय नाम के शख्स के साथ तस्मानिया स्टेट के एक रेस्टोरेंट में मारपीट की गई। आरोपों के मुताबिक 5 युवाओं के एक समूह ने जॉय पर नस्लीय टिप्पणी की। हमला करने वालों के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल थी। घटना के वक्त जॉय काम पर से लौट रहे थे और नॉर्थ होबार्ट जिले के एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। जॉय से पहले हमलावरों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी के साथ बहस भी की, लेकिन बाद में वो जॉय से उलझ पड़े। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने जब पुलिस को फोन किया तो उस वक्त आरोपी वहां से चले गए, लेकिन बाद में लौटकर उन्होंने जॉय से रेस्टोरेंट और पार्किंग में मारपीट की। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जॉय ने भारतीय विदेश मंत्रालय से मामले में दखल देने की अपील की है। जॉय केरल के कोयट्टम जिले के पुथुपल्ली के रहने वाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं और पार्ट टाइम ड्राइवर भी हैं। जॉय पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में रह रहे हैं। पिछले सोमवार को मेलबर्न में भारतीय मूल के कैथोलिक प्रीस्ट को चर्च में गले पर चाकू मारने की घटना भी सामने आई थी। बांग्लादेश के सिलहट में 3 दिन से जारी मुठभेड़ में सेना ने आईएस के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी 5 मंजिला इमारत में छिपे थे। अभी भी कुछ और आतंकवादियों के इमारत में छिपे होने की आशंका है। बांग्लादेश की कमांडो फोर्स ने शुक्रवार से इस इमारत की घेराबंदी की हुई है। सुरक्षा बलों को सिलहट शहर की एक इमारत में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया। 30 घंटे की घेराबंदी में कामयाबी नहीं मिलने के बाद कमांडो दल ने शनिवार को आतंकियों को पकड़ने के लिए इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन आतंकी इस दौरान लोगों को निशाना बनाकर बम फेंके। 2 जोरदार बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभियान अभी भी जारी है। अमेरिका के ओहायो के सिंसिनाटी स्थित एक नाइट क्लब में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि उसका दावा है कि घटना में आतंकी तार जुड़े होने के सुराग नहीं मिले हैं। फिलहाल किसी को कस्टडी में नहीं लिया गया है। पीड़ितों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। पिछले साल फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब में एक आतंकी ने गोलियां बरसाकर 49 लोगों को मार डाला था। It's going to be a long night for our homicide units to investigate this incident, but right now things are stable. We are in the investigative phase while the hospitals continue to stabilize the victims. रूस के मुख्य विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। हजारों लोग समेत नावाल्नी राजधानी मॉस्को में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पुलिस के साथ ले जाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नावाल्नी को रोकने में कामयाब नहीं रहे। नावाल्नी रूस में अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए जाने जाते हैं। नावाल्नी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव पर किसी संगठन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इस रिपोर्ट को यूट्यूब पर 11 मिलियन बार देखा गया। ऐसे में नावाल्नी के निशाने पर दिमित्री मेदवेदेव समेत सत्ता के करीबी अधिकारी हैं। यूक्रेन में एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में बैठे 2 क्रू मेंबर्स समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। सोवियत हेलीकॉप्टर Mi-2 यूक्रेन सरकार के मुख्यालय के पास क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर प्रो रशियन अलगाववादियों के खिलाफ तैनात था। और अब बात क्रिकेट की। धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट में कांटे का मुकाबला चल रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 248 रन बनाए, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 52 रन पीछे। इससे पहले लोकेश राहुल और चेतेश्वर पुजारा के अर्धशतकों की मदद से चाय तक भारत ने 2 विकेट पर 153 रन बनाकर बेहतर स्थिति में दिख रहा था, लेकिन इसके बाद नॉर्थन लियोन की शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक पेविलियन लौटने लगे।
अजिंक्य रहाणे ने 46 और आर अश्विन 30 रन का योगदान दिया है। लियोन अब तक 67 रन देकर 4 विकेट ले चुके हैं। भारत की उम्मीद अब रिद्धिमान साहा और रविंद्र जडेजा पर टिकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 300 रन बनाए थे। सीरीज में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। बकाया नहीं चुकाने वाली पार्टियों के चुनाव लड़ने पर भी लगी रोक। चुनाव आयोग की चिट्ठी, नकद राजनीतिक चंदे की सीमा 20 करोड़ रुपए तय करने का कानून मंत्रालय को प्रस्ताव। नोटबंदी के असर का ऑडिट करेगा सीएजी। नोटों की छपाई के खर्च और बैंकों के लेनदेन से जुड़े आंकड़ों की होगी जांच। राजस्व से जुड़े दस्तावेज भी खंगालने की तैयारी। एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन। 272 सीटों के लिए 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे पर्चे। 23 अप्रैल को मतदान। पाकिस्तान ने पकड़े 100 भारतीय मछुआरे। 19 नौकाओं के साथ गुजरात तट के पास अरब सागर से किया गिरफ्तार। श्रीलंका की गिरफ्त में भी 12 मछुआरे। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नागरिक पर हमला। रेस्टोरेंट में युवाओं ने की नस्लीय टिप्पणी। पीड़ित ने की विदेश मंत्रालय से दखल की अपील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं कलम गवाह है। नमस्कार।